गुड मॉर्निंग क्लास। आपका स्वागत है अंकिता शर्मा केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले आइसोलोबल एनोलॉजी के बारे में, जिससे सीएसआईआर नेट में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं आइसोलोबल एनोलॉजी के बारे में। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आइसो जो वर्ड जहां पे भी लगा हो उसका मतलब होता है सेम। जैसे हम लोग आइसोकोरिक कहते हैं, तो आइसोकोरिक का मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम हो गया, कोरिक का मतलब वॉल्यूम यानी सेम वॉल्यूम। आइसोबारिक यानी सेम प्रेशर। जहां पे भी आइसो वर्ड लगा हो उसका मतलब होता है सेम। अब जानते हैं कि आइसोलोबल एनालॉजी क्या है। आइसोलोबल एनालॉजी को रोल्ड हॉफमैन ने 1982 में दिया था। अब इस एनालॉजी के हिसाब से दो फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो सिमिलर तब होते हैं जब उनकी सिमेट्री प्रॉपर्टीज या फिर उसके ऑर्बिटल का शेप या फिर उसकी अप्रोक्सीमेट एनर्जी सेम हो। ठीक है। और इसके कुछ रिएक्शंस के जरिए पाया गया है जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं वो मेन ग्रुप नॉन मेटल से उनकी जो रिएक्शन जो होती है वो सिमिलर होती है। इसका रीजंस आइसोलोबल एनालॉजी में पाया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरीन का अगर बात करें तो क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, या फिर उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 7 है। और अगर हम लोग मिथाइल फ्री रेडिकल की भी बात करते हैं तो आप जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते, हाइड्रोजन के 3 हो गए। तो 4 और 3 आपके कितने हो गए? 7। तो ये जो आपके क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है और जो मिथाइल फ्री रेडिकल होता है दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। दोनों में एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन ये लोग शॉर्ट है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आगे मैं लिखने वाली हूँ। जैसे आपका MnCO5 हो गया, तो Mn का जो आपका ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है 3d5 4s2 यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैंने CO यानी कार्बोनाइल का बताया कि वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो MnCO5 का अगर बात किया जाए तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं उसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन कम है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। तो ये लोग जो है एक सिमिलर पैरेलल रिएक्शंस देते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने चाहिए वो सेम है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये आप नोट डाउन कर लें। तो आइए हम लोग कुछ और पॉइंट जानते हैं आइसोलोबल एनोलॉजी के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल दिया है। तो आप अगर कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो कार्बन फ्री रेडिकल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, और एक ऑर्बिटल जो होता है वो सिंगली फिल्ड होता है। और इस ऑर्बिटल का जो चौथा ऑर्बिटल है जो कि सिंगली फिल्ड है उसकी एनर्जी बाकी 3 ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। उसी तरह मैंने एक फ्रैगमेंट लिया MnCO5। ठीक है। अगर MnCO5 की बात की जाए तो इसका जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 17 होता है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि Mn यानी 3d5 4s2 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये कार्बोनाइल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 into 5 यानी 10, 10 + 7 17 इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है 18 इलेक्ट्रॉन के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के। अब यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे आपके जो 5 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो D2sp3 बॉन्ड्स बनाते हैं, और जो छठा वाला सिग्मा बॉन्ड होता है वो सिंगली फिल्ड होता है और उसकी एनर्जी भी हायर बाकी 5 ऑर्बिटल से हायर होती है। ठीक है। और हॉफमैन ने पॉइंट आउट किया कि जो ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं और सिग्मा टाइप होते हैं उसकी वो एक फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करते हैं, और उसी की तरह उस फ्री रेडिकल की तरह ही सिमिलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें क्लोरीन फ्री रेडिकल बिल्कुल मिथाइल फ्री रेडिकल जैसा होगा। हॉफमैन पॉइंटेड आउट दैट एनी फ्रैगमेंट विद सिंगली ऑक्यूपाइड सिग्मा टाइप ऑर्बिटल इज अ फ्री रेडिकल। कोई भी ऐसा आपका
फ्रैगमेंट जिसमें एक सिंगली ऑक्यूपाइड सिग्मा टाइप ऑर्बिटल है, वो हमेशा क्या होगा, एक कार्बन फ्री रेडिकल होगा। तो आइए हम लोग आइसोलोबल एनालॉजी से कुछ और पॉइंट्स जो हम लोग ने डिड्यूस किया है उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, अगर CH3 और MnCO5 आपस में आइसोलोबल है, CH3 और Cl अगर आइसोलोबल है और Cl MnCO5 अगर आइसोलोबल, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ आइसोलोबल होंगे। यानी CH3 फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल और MnCO5 फ्रैगमेंट तीनों आपस में आइसोलोबल है। ठीक है, तो हम लोग का पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर दो फ्रैगमेंट्स किसी तीसरे फ्रैगमेंट के साथ आइसोलोबल हैं तो वो दोनों आपस में भी आइसोलोबल होंगे। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि CH3 और MnCO5 तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो फिर ये आइसोलोबल क्यों है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें नहीं है। MnCO5 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, MnCO5 में 17 इलेक्ट्रॉन है, 3d7 3d5 4s2 Mn का, और ये कार्बोनाइल ग्रुप से हम लोगों को 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हम लोगों के 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और मिथाइल की बात की जाए तो मिथाइल में 4 + 3 यानी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आइसोलोबल कैसे हो गए? तो इसका रीजन ये है कि भले ही इसमें ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो, लेकिन जब ये किसी और फ्रैगमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी सिमेट्री और जितने इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्यूपाई करेगा वो सिमिलर होती। जैसे आपका मान लीजिए MnCO5 जो एक फ्रैगमेंट है वो आपका आप H रेडिकल के साथ ट्रीट करते हैं तो वो क्या बनाएगा? HMnCO5 बनाएगा। उसी तरह CH3 को जब आप H रेडिकल के साथ ट्रीट करते हैं तो वो आपका CH4 बनाएगा। तो उसकी जो सिमेट्री होगी और जो ऑक्यूपेंसी होगी और इलेक्ट्रॉन की दूसरे फ्रैगमेंट्स के साथ वो सिमिलर होगी, इसीलिए ये दोनों आइसोलोबल होते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांजिशन मेटल और मेन ग्रुप एलिमेंट कैसे आइसोलोबल होते हैं उसके बारे में जान लें। जैसे आपका मान लीजिए ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट अगर 18वें ग्रुप का है या उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर मेन ग्रुप एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या फ्रैगमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो दोनों आइसोलोबल होंगे। उसी तरह 17 7 के साथ आइसोलोबल होगा, 16 6 के साथ आइसोलोबल होगा। या 6 का मैंने एग्जांपल भी ले लिया, मैंने CH2 लिया है। तो कार्बन आप जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, 4 और 2 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो आइसोलोबल होता है FeCO4 फ्रैगमेंट के साथ। तो FeCO की बात की जाए तो आयरन 3d6 4s2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आपका कार्बोनाइल के ग्रुप में कितना हो गया? 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 16। तो ये 6 और ये 16 आइसोलोबल। इसी तरह ये आइसोलोबल है सल्फर के साथ, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है आपका 16 यानी 286, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ आइसोलोबल है। उसी तरह अगर बात की जाए तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट आपका 15 इलेक्ट्रॉन होगा और जो मेन ग्रुप एलिमेंट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो या फ्रैगमेंट में, तो वो दोनों आइसोलेबल होंगे। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया CHP और IrCO3 का। तो आप CH का आप जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 5। फॉस्फोरस की बात की जाए तो उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है यानी 285, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 हो गया। अगर IrCO3 की बात की जाए तो IrCO3 में आपका इरिडियम जो है आपका कोबाल्ट की फैमिली में आता है। तो कोबाल्ट में आप जानते हैं 3d7 4s2 होता है यानी 9 इलेक्ट्रॉन, 9 + 3 × 2 यानी 6, 9 + 6 कितना हो गया? 15। तो ये 5 और ये 15 क्या है? तीनों आइसोलोबल है एक दूसरे के साथ। उसी तरह आपका जो 14th फ्रैगमेंट होगा वो 14 अगर ट्रांजिशन मेटल है वो 4 फ्रैगमेंट या 4 अगर मेन ग्रुप एलिमेंट है उसमें 4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ आइसोलोबल होगा। एक और बात, मान लीजिए CHP और IrCO3 आप जानते हैं कि आइसोलोबल है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ CH4, मैंने हाइड्रोजन को 4 कर दिया, P4, और ये क्या हो जाएगा? CO12 सॉरी। तो ये तीनों भी आइसोलोबल होंगे। इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप P4 की बात करें तो P4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, चारों फॉस्फोरस एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये आपस में ऐसा होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह इरिडियम का स्ट्रक्चर होता है IR। तो इसको आप आपस में जोड़ दें, इसके बाद ये ऐसे जुड़ जाएगा और हर IR के पास 3 CO होते हैं, तो आप 3 CO लगा दें।
तो आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। इसी तरह अगर आप बात करें CH4 की भी, तो इन तीनों के स्ट्रक्चर क्या हो गए, सिमिलर है, इसीलिए ये तीनों क्या है, आइसोलोबल है। आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें। आइए हम लोग आइसोलोबल एनालॉजी से जो हम लोगों ने एक और पॉइंट डिड्यूस किया उसके बारे में जानते हैं। तो ये पॉइंट में हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी दो फ्रैगमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है, तो उसको कोऑर्डिनेशन नंबर से कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो दोनों फ्रैगमेंट आपस में आइसोलोबल होंगे। या एग्जांपल के लिए मैंने MnCO5 लिया और COCO4 लिया है, तो MnCO5 की अगर बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, क्योंकि ये 5 CO से जुड़ा हुआ है। जितने नंबर ऑफ नेबरिंग एटम होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, तो यहाँ 5 हो गया। अगर आप COCO4 की बात करें तो ये 4 CO से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप अगर बात करें दोनों के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो MnCO5 यानी Mn की बात की जाए तो 3d5 4s2 यानी 7, प्लस आप जानते हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 7 + 2 × 5 यानी 10 यानी 17 आ गया। इसी तरह COCO4 यानी CO आपका 3d7 4s2 यानी 9 + 4 × 2 यानी 9 + 8 यानी 17, यानी दोनों के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, लेकिन दोनों के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिफरेंट है, दोनों की ज्योमेट्री भी डिफरेंट हो जाती है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रॉन है। ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब मैं समझा देती हूँ, स्क्वायर बाइपिरामिडल, यानी आप एक समझिए कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, मान लीजिए मेरी मुट्ठी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे आपके 4 कार्बोनिल ग्रुप लगेंगे, एक कार्बोनिल ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, तो एक कार्बोनिल यहाँ पे नहीं है, वो मिसिंग है। उसी तरह अगर आप बात करें COCO4 की, तो इसकी स्ट्रक्चर TBP होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, यानी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 साइड्स पे कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे, तो एक कार्बोनिल ग्रुप मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे एक लोब है। तो ये चूंकि दोनों के आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों का कोऑर्डिनेशन डिफरेंट है, लेकिन चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए दोनों क्या होंगे, आइसोलोबल होंगे। इसी तरह मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं जो आपस में आइसोलोबल होते हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर फ्रैगमेंट्स का डिफरेंट होता है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। पहला मैंने लिया है जो मेन ग्रुप एलिमेंट है वो CH3, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। जो फ्रैगमेंट आपके ट्रांजिशन मेटल के साथ आइसोलोबल होता है वो D9Ml4 होता है, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। D7Ml5 होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। D5Ml6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हैंस ऑन एंड हैंस फोर्थ। आप अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 17 होगा। उसी तरह आपका CH2 हो गया, जिसका ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आइसोलोबल होगा D10Ml3 जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर M का 3 है, D8Ml4 जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर M का 4 है, हैंस ऑन एंड हैंस फोर्थ। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे ट्रांजिशन मेटल में, ट्रांजिशन मेटल पॉलीहेड्रा में, वो 16 होंगे। तो 6 और 16 आप जानते हैं कि आइसोलोबल होगा। इसी तरह आपका CH है जो कि 5 और 15 आप D9Ml3 में निकालेंगे, D7Ml4, D5Ml6, D3Ml6 में, तो इन सब में आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 आएगा। तो 5 और 15 क्या है, आइसोलोबल है। इन सब की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी आप देख रहे हैं, किसी में 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है लेकिन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन चूंकि आइसोलोबल है या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलोबल है, इसीलिए क्या हो रहा है, वो दो फ्रैगमेंट्स आपस में आइसोलोबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होते हुए भी। आप प्लीज ये नोट डाउन कर लें। अगर आप आइसोलोबल एनालॉजी की बात करते हैं बोरेन्स और मेटल क्लस्टर में, तो वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्योमेट्री से पता चलेगा। अगर दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ज्योमेट्री सिमिलर होगी तो दोनों आइसोलोबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सुपर हाइपो बोरेन मैंने लिया, सुपर हाइपर क्लोजो बोरेन लिया, BnHn2+, तो इसमें जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो N- होते हैं। ये आइसोलोबल होंगे सुपर हाइपर क्लोजो कार्बोनाइल क्लस्टर जिसका पॉलीहेड्रल
टेट्राहेड्रल काउंट बाय 2 आपका n-1 आएगा। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो PeC/2 मैंने निकालना सिखाया है, ये HNCC यानी हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल क्लस्टर में सिखवाया है, तो मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, आप अगर बोरेन की बात करें, जैसे कोई जनरल बोरेन कोई भी है, BnHn और उसके ऊपर Z- चार्ज है, तो उसका जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन होता है वो 1/2 2 × n, n यहाँ कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए B6H6 है, उस पर आपका 2- चार्ज है, तो 2 × 6 + 2 हो जाएगा। तो अगर चार्ज आपका मान लीजिए चार्ज नेगेटिव है तो वो ऐड होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, और पॉजिटिव है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। आप ये नोट डाउन कर लें, और हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आइए तो हम लोग आइसोलोबल एनोलॉजी चेक करते हैं। OS8CO24 2+ और B8H8 2+ में। तो चलिए पहले हम लोग OS8CO24 2+ में चेक करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालूं, TEC। तो OS ऑस्मियम जो है वो आपकी आयरन की फैमिली से है, तो आयरन में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d6 4s2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। ये कितना हो जाएगा, 8 × 8 प्लस आपको मैंने कार्बोनाइल के बारे में बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 × 24 प्लस यहाँ पे इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या होगा, 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ गया, 8 8 64 प्लस 2 × 24 48 -2 यानी कितना आ जाएगा, 64 प्लस 46, ये कितना आ गया आपका 10, ये 110 आ गया, ठीक है। ये हम लोग का पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में हम लोग PEC निकालेंगे। तो PEC होता है आपका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस n × 12। n यहाँ होता है नंबर ऑफ मेटल एटम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हम लोगों का 110 आया। नंबर ऑफ मेटल एटम कितने, 8, तो 8 × 12, तो ये कितना हो जाएगा, 110 - 96 यानी कितना आ गया, ये आ गया आपको 14, ठीक है, 14 आया है। 14 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग PEC/2 निकालेंगे। तो PEC/2 यानी 14/2 यानी कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ पे PEC/2 मेरा 7 आया है, यानी अगर हम n के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, n यहाँ मेरा कितना है, n = 8 है ना। तो ये अगर 7 लाना है तो n-1 = 7 आएगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सुपर हाइपर क्लोजो है, ठीक है, ये हम लोगों ने जान लिया। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब आइए हम लोग B8H8 को देख लेते हैं। तो B8H8 को देखा जाए, B8H8 2+। अब हम लोग को इसका स्केलेटल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं इसे Se से निकाल लेती हूँ। Se बराबर मैंने बताया ½ n × 2 प्लस जो भी आपका चार्ज हो Z, यही है, तो ½ हो जाएगा ये। n कितना है, n यहाँ पे 8 है, 8 × 2, और चार्ज कितना है आपका +2 है, तो वो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, यानी ये कितना हो गया, आप डायरेक्ट 16 - 2 यानी कितना आ गया, 14। तो आपने देखा कि स्केलेटल इलेक्ट्रॉन आपका ½ n × 2 प्लस Z यानी ½ 8 × 2, क्योंकि n 8 है और इस पे चार्ज +2 है इसलिए -2 यानी 16 - 2/2 यानी 14/2। 14/2 यानी कितना आ गया, 7 आ गया। और n यहाँ क्या है, कितना है, n यहाँ बोरेन में 8 है, तो इसको अगर हम लोग n के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, n-1 = 7 आएगा। यानी इससे ये क्या पता चला, मैंने आपको पहले भी लिखवाया, अगर n-1 हो तो वो सुपर हाइपर क्लोजो है।
तो हम लोगों ने क्या देखा कि OS 8 CO होल 24 2+ और B8 H8 2+ ये दोनों आपस में क्या है, आइसोलोबल है, क्योंकि दोनों के स्केलेटल इलेक्ट्रॉन या दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दोनों में इलेक्ट्रॉन काउंट 7 आया है, जो कि N-1 से सुपर हाइपर क्लोजो स्ट्रक्चर देता है। अब ये नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं। आइए तो हम लोग अपना एक और एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें मैंने लिया Fe4CO CO होल 13 एंड B4H4 6-। तो पहले हम लोग इसके लिए करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आप निकालोगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, 4। आयरन का मैंने बहुत बार बताया 3d6 4s2 यानी 8 प्लस 8 प्लस कार्बन है। कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 4 लिख दो, प्लस 13 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 4 26, यानी कितना हो गया 32 प्लस 30, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया आपको 62। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, PEC यानी पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे। वो कैसे होगा, वो होगा आपका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस n इंटू 12। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट मेरा 62 आया है, n यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू 12 यानी ये कितना आ जाएगा, 62 माइनस 48, यानी कितना आ गया, 52 बार में 10 ज़्यादा है, 50, 12 में से 4, 12 में से 8, 4 गया 5, ये मेरा 14 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, PEC/2 निकालेंगे। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल जाएंगे। तो 14/2 यानी कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ पे n कितना है, 4 है, n इज इक्वल टू आपका 4 है। ठीक है, अब मैं इसको n के टर्म में लिखना चाहती हूँ, तो ये n+3 हो जाएगा, यानी आपका ये n+3 होगा तब 7 आएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर n+1 हो तो वो आपका क्लोजो होता है, n+2 हो तो नीडो होता है, और n+3 हो तो एराकिनो होता है। तो ये क्या हो गया, ये एराकिनो हो गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एराकिनो आ गया। अब हम लोग इस पे देख लेते हैं, B4H4 6-। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग स्केलेटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू 2 प्लस आपका Z चार्ज होता है। तो n यहाँ पे कितना है, n मेरा 4 है, तो 4 इंटू 2, चार्ज कितना है 6- है, तो ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ गया, ये 8 + 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 14/2 आ रहा है, यानी ये 7 आ रहा है। तो मेरा n कितना है, 4 है, n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, आपका दिया हुआ है। तो n के टर्म में आप लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, n+3 लिखोगे, तब ये आपका 7 आएगा। तो ये n+3 आ रहा है, तो n+3 से हम लोगों को क्या पता चला, इसका स्ट्रक्चर एराकिनो है। दोनों ही एराकिनो आए हैं, दोनों का स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन काउंट दोनों ही का स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन काउंट सेम है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोलोबल होंगे। अब नोट डाउन कर ले। तो आइए हम लोग जानते हैं जिंटल आयंस के बारे में। अब जिंटल आयंस क्या होते हैं, जो आपके मेन ग्रुप एलिमेंट के क्लस्टर, मेटल क्लस्टर होते हैं, उसको जिंटल आयंस कहते हैं। जिंटल आयंस में चूंकि कोई लिगेंड्स अटैच नहीं होते, इसलिए इसको नेकेड क्लस्टर भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल आपका हो गया Pb5 2-, Sn9 4-, Sb4 2-, Sn4 2-, Bi3 3-, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जो जिंटल आयंस होते हैं उसमें भी क्लोजो, नीडो, एराकिनो और हाइपो होता है। अब क्लोजो, नीडो, एराकिनो और हाइपो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, या पता कैसे लगाया जाए कि एक जो फॉलोइंग कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर क्लोजो है, नीडो है, एराकिनो है या हाइपो है। जब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपका 4n+2 आएगा तो क्लोजो होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दीजिए, यानी जब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपका 4n+4 आएगा तो नीडो होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दीजिए, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जब 4n+6 आएगा तो एराकिनो होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दीजिए, यानी 4n+8 अगर आपका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है तो वो हाइपो होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा।
पहले फोकस होने दो। आइए तो हम लोग पता करते हैं कि इनमें से जो कंपाउंड्स हैं वो नीडो हैं, क्लोजो हैं, एराकिनो हैं या फिर हाइपो हैं, जो भी आपके मेटल क्लस्टर या जिंटल आयंस दिए हैं। तो पहला मेरा है PV5 2-। तो चलिए PV5 2- के लिए निकालते हैं। PV5 2-। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे। तो वो हो जाएगा 5 इंटू, क्योंकि लेड जो है आपकी कार्बन ही की फैमिली से है तो 5 इंटू 4। कार्बन की तरह लेड में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे लेड के वो आपके 4 होंगे। तो 5 इंटू 4 प्लस इसमें हम लोग 2 लिखेंगे क्योंकि इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो 5 इंटू 4 20 आया, प्लस 2 22 हो गया। तो इसको अब हम लोग 4n के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 इंटू एन, एन कितना है? 5 है, तो 5। 4 इंटू 5 आपका कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। हम लोगों को कितना चाहिए? 22 चाहिए, तो आप इसमें प्लस 2 कर दो। तो ये किस फॉर्म में आ गया? 4n प्लस 2 के फॉर्म में आ गया, इसीलिए क्या है? क्लोजो है। जैसा कि मैंने बताया, अगर 4n प्लस 2 के फॉर्म में आता है तो क्लोजो है। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट है SN9 4-। तो इसका भी हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे। Sn जो है वो भी आपकी कार्बन ही की फैमिलीज में है, कार्बन ही की फैमिली से है। तो 9 इंटू उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। 9 इंटू 4 प्लस 4 यानी कितना आ गया? 40 आ गया। 9 इंटू 4 36 प्लस 4 40 आ गया। अब इसको 4n के फॉर्म में लिखते हैं। तो 4 इंटू एन कितना है? 9 है, प्लस हम लोग 36 में कितना जोड़ेंगे कि 40 आ जाए? 4 जोड़ेंगे, तो ये 4n प्लस 4 के फॉर्म में आ रहा है। तो ये इससे 2 बढ़ गया, तो क्लोजो से अगर 2 बढ़ा तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपका नीडो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं थर्ड हम लोगों का है Bi5 3+। तो Bi जो है आपका वो नाइट्रोजन की फैमिली से, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इंटू 5, और चूंकि 3+ चार्ज है तो आप -3 कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 25 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा? 22। अब इसको 4n के टर्म में लिखते हैं। तो 4 इंटू n कितना है? 5 है, यानी कितना हो गया? 20 है, हमको 22 चाहिए यानी +2, यानी ये 4n प्लस 2 के फॉर्म में आ गया। यानी ये क्या है? ये है क्लोजो। ठीक है, अब हम लोग आखिरी वाला कर लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है हम लोगों का Sb4 2-, यानी इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आप निकालें। अब Sb की बात की जाए, वो भी नाइट्रोजन ही की फैमिली से है, तो उसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 इंटू 5 प्लस 2 यानी कितना आ गया? 22। ठीक है, अब इसको 4n के टर्म में लिखे। 4 इंटू 4 यानी 16 आ रहा है। 16 आ रहा है, हम लोगों को कितना चाहिए? 22 चाहिए। तो इसमें कितने आप लोग कितना हम लोगों को जोड़ना पड़ जाए कि 22 आ जाए? तो 16 में आप 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, यानी ये 4n प्लस 6 के फॉर्म में आ रहा है। तो ये आपका 4n प्लस 6 के फॉर्म में आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा एराकिनो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एराकिनो। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लें। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। उससे जो भी मैं नए वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग स्टिक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो इनऑर्गेनिक का इस वीडियो का आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक की कुछ टॉपिक्स पे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।